जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने बात की थी विद्युत की। पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किया थी विद्युत अवधारणा। तो हमने विद्युत की चर्चा कर ली थी कि विद्युत उत्पत्ति के बारे में जान लिया था और कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान लिया था। विद्युत दो प्रकार की होती है, एक स्थिर, एक डायनेमिक यानी कि चल विद्युत। तो उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे विद्युत से क्या दुर्घटनाएं घट सकती हैं। दुर्घटनाओं के बारे में जानेंगे और दुर्घटनाएं घटेंगी तो उनसे क्या प्रभाव पड़ता है और प्रभाव किस कारण पड़ता है, कारण को भी जानेंगे। और कारण के साथ साथ सावधानियां में क्या बरतनी चाहिए विद्युत के कार्य करते समय या विद्युत का उपयोग करते समय, सावधानियां क्या होनी चाहिए। अगर किसी के साथ घटनाएं घट जाती हैं तो क्या उपाय करना चाहिए, ये भी हम पढ़ेंगे। और विद्युत की घटनाएं को हम पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कि विद्युत दो प्रकार की घटनाएं घटती हैं विद्युत से। एक तो विद्युत झटका लगता है और दूसरा आग लग जाती है। तो इन दोनों घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत से कि अगर विद्युत झटका लगता है तो ये झटका क्यों लगता है, आग लग जाती है तो अग्नि के बारे में भी पढ़ेंगे, अग्नि कितनी प्रकार की होती है और इनको बुझाने के लिए किन अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, अग्नि कितने प्रकार की होती है, इन सबको हम आज पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे होंगे कि हमने पहले से कुछ लिख रखा है, पूरे लिख के रखा है ताकि आपका समय भी बच जाए और कंटेंट भी पूरा आपको अवेलेबल हो जाए। तो आइए बात करते हैं विद्युत दुर्घटनाओं के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र होता है जिसमें कार्य करने के दौरान घटनाएं घटने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो हमने कहा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र होता है जिसमें कार्य करने के दौरान विद्युत घटनाएं घटने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो साथ साथ आप लिखते भी चलिएगा और सुनते भी चलिएगा जिससे आपकी कंसंट्रेशन बना रहे। तो विद्युत का हम देख लिए घटनाएं क्यों घटती हैं कि यह संवेदनशील क्षेत्र होता है जिसमें कार्य करने के दौरान क्या होती है, दुर्घटनाओं की घटने की संभावनाएं बनी रहती हैं। कौन कौन सी घटनाएं घट सकती हैं विद्युत कार्य करते समय या उसका उपयोग करते समय। तो पहला तो आप आज देखते हैं विद्युत झटका। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा कि करंट से प्रयोग करते समय या कार्य करते समय दुर्घटनाएं घटती हैं तो विद्युत झटका लग जाती है। इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके आगे देखते हैं, जान लेते हैं कि ये झटका हमें लगता क्यों है। अगर करंट के संपर्क में आते हैं, विद्युत के संपर्क में आते हैं तो हमें झटका क्यों लगती है, इसको जान लेते हैं। क्योंकि विद्युत धारा की जो गति होती है वो बहुत ही तीव्र गति होती है, लगभग प्रकाश का चाल होता है उस गति से इसकी धारा का प्रवाह होता है। आप देख रहे होंगे हमने लिखा है विद्युत धारा की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर किलोमीटर में चेंज करोगे तो 3 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है, विद्युत धारा की चाल है। यानी कि कितना हो गया, इसको 3 इसके पीछे लगा लो 5 जीरो, इतना किलोमीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में इतना किलोमीटर इसकी गति होती है। तो इस गति से अगर हम संपर्क में आते हैं, विद्युत धारा के संपर्क में अगर आते हैं तो हमारे शरीर से धारा का प्रवाह कितनी स्पीड से होगी, ये 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड से हमारे शरीर में विद्युत धारा का प्रवाह होगी। जबकि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है वो बहुत ही धीमी गति से होती है। इसके अपेक्षा ये जो विद्युत धारा की गति है इसके अपेक्षा हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाह की गति है वो बहुत धीमी है। तो इस कारण इतने स्पीड से अगर विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो क्या होगी, ये जो रक्त प्रवाह है ये डिस्टर्ब होगा और इस रक्त प्रवाह क्या होगी, धीमी हो जाएगी। रक्त प्रवाह धीमी क्या रुक जाएगी, ठीक ना। तो यही कारण है कि इसका अधिक गति होने के कारण और रक्त प्रवाह की गति कम होने के कारण, यही कारण है कि क्या होता है, हमें विद्युत झटका का अनुभव होता है, विद्युत झटका लगता है। अगर करंट का मान अधिक है, वोल्टेज अधिक है तो हमें झटका अधिक लगती है, करंट अधिक लगता है। हमने जाना कि विद्युत झटका हमें क्यों महसूस होता है, विद्युत झटका हमें क्यों लगता है।
तो हम कह सकते हैं क्या, विद्युत धारा की जो गति होती है वो बहुत तीव्र होती है हमारे रक्त प्रवाह की गति के अपेक्षा, इसलिए हमें क्या होती है, विद्युत झटका लगता है। ये हो गया विद्युत झटका का अनुभव कैसे क्यों होता है। दूसरी बात कर लेते हैं कि हमारा शरीर विद्युत को कितना सहन कर सकता है। तो हम बात करें कि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। जैसे हम किसी वस्तु को वजन वेट करना होता है तो किलोग्राम में मापते हैं, किसी कपड़ा को मापना हो तो हम मीटर में मापते हैं, उसी तरह विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं, एम्पियर में। तो अगर विद्युत धारा 1 मिली एम्पियर तक है, इतने मिली एम्पियर से हमारे शरीर में अगर प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा, तो हमें विद्युत धारा क्या होगा, अनुभव नहीं होता है। अगर 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, अगर 1 मिली एम्पियर से हमारे शरीर में विद्युत धारा प्रवाह होती है, अगर इतने एम्पियर विद्युत धारा हमारे संपर्क में आता है तो हमें किसी प्रकार का झटका का अनुभव नहीं होगा, झटका का अनुभव नहीं होगा, या कह सकते हैं हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि 3 मिली एम्पियर से 9 मिली एम्पियर यानी 90 वोल्ट, अगर 90 वोल्ट तक विद्युत धारा लगता है, करंट से हम संपर्क में आते हैं, तो हमें उतना अनुभव नहीं होता है, कम झटका लगता है, लेकिन उतनी हानिकारक नहीं होती, उतनी हमें हानि नहीं पहुंचती, झटका ज़्यादा नहीं होता है। तो 90 वोल्ट तक अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो हमारे शरीर कितना वहन कर सकती है, 90 वोल्ट तक। और एम्पियर में पूछे तो 3 मिली एम्पियर से 9 मिली एम्पियर तक, 1 मिली एम्पियर तक हमें कोई प्रभाव, किसी प्रकार की विद्युत धारा का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन 3 मिली एम्पियर से 9 मिली एम्पियर तक हमें झटका लगेगी, लेकिन उससे हानि कम होगी, हानि नहीं ना के बराबर होगी। अब वोल्टेज में बात करें तो 90 वोल्ट तक, लेकिन इससे जैसे ही वोल्टेज का मान बढ़ेगा या एम्पियर धारा का मान बढ़ेगा, तो हमें जितना बढ़ेगा उतना हमें हानि होगी, झटका अधिक लगेगा और उसका प्रभाव हमें दिखेगा। तो इसलिए आप देखे होंगे जो ट्रेन होती है, ट्रेनों में वो जलयान जो होते हैं, पनडुब्बियां होती है जलयानों में, वायुयानों में जो धारा होता है, जो वोल्टेज होता है, वो विद्युत धारा का मान 110 वोल्ट डीसी दिया जाता है। उसमें जो भी उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं, तो उसमें आपने ट्रेन में मैक्सिमम देखे होंगे आप कि उसमें 110 वोल्ट डीसी दिया जाता है। जबकि हमारे घरेलू उपकरण जो होते हैं, घरेलू जो भी हम बल्ब से लिया, जो भी उपकरण का उपयोग करते हैं डिवाइस का, उसका वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्ट एसी होता है। हम आगे पढ़ेंगे वोल्टेज एसी क्या होता है, डीसी क्या होती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इतना ध्यान रखिए कि 1 मिली एम्पियर तक अगर हमें करंट लगती है, इसके संपर्क में हम आते हैं, तो हमें किसी प्रकार की झटका की अनुभव नहीं होगी और हमें किसी प्रकार की प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 3 मिली एम्पियर से लेकर 9 मिली एम्पियर तक अगर झटका लगे, विद्युत प्रवाह के संपर्क में हम आते हैं, तो हमें झटका का अनुभव होगा, लेकिन हानि ज़्यादा नहीं होगी। अब वोल्टेज की बात करें तो 90 वोल्ट तक, यानी हमारा शरीर क्या कर सकता है, इतना ऑब्जर्व कर सकता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। जिस प्रकार कपड़ा मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, किसी वजन को मापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, ग्राम का, उसी तरह विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में, इसलिए यहाँ एम्पियर का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये हम बात कर लिए 110 वोल्ट। और पूछे ट्रेनों में कितनी वोल्टेज की धारा दी जाती है, तो विद्युत धारा दी जाती है तो 110 वोल्ट। जलयान वायुयान कितना होती है, 110 वोल्ट। वही घरेलू उपकरण की बात करें तो 220 वोल्ट एसी की बात करेंगे। ठीक, तो हमने बात कर ली विद्युत झटका क्यों लगता है। तो विद्युत झटका क्यों लगता है, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया कि इसकी क्या होती है, जो विद्युत धारा के प्रवाह की गति होती है वो अत्यधिक तीव्र होती है, अपेक्षाकृत हमारे जो रक्त प्रवाह होती है शरीर में, उसकी अपेक्षा क्या होती है, तीव्र होती है, जिसके कारण हमें विद्युत झटका का अनुभव होता है, या झटका लगता है, या करंट लगती है। तो हम बात करते हैं इसके बाद, समानता ये हम बात कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं विद्युत झटका प्रभाव। अगर हमें विद्युत झटका लगती है, इसकी अनुभव होता है विद्युत झटका का, तो हमें शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। तो देखो, ये निर्भर करता है वोल्टेज पे, करंट पे, कि कितना एम्पियर वोल्टेज है,
या कितना वोल्ट करंट का प्रवाह हो रहा है, जितना अधिक होगा उतनी हमारी हानि क्षति अधिक होगी। पहला देख लेते हैं, श्वास की रुकावट। विद्युत झटका के संपर्क में आने से क्या होगी, हृदय गति रुकती है, क्योंकि इसकी गति अधिक होती है तो इसकी गति अपेक्षा ब्लड का सर्कुलेशन हो नहीं पाता है, तो क्या होती है, मूर्छा आ जाता है, या श्वास की जो हृदय गति होती है रुकने से सांस आने में दिक्कत होती है, श्वास रुक सकती है, श्वास की रुकावट होती है, सांसों की मूर्छा आ सकता है, हृदय गति रुक जाती है। और किसी भी अंग में अगर ज़्यादा विद्युत का प्रभाव पड़ता है तो शरीर पे क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं और मांस भी जल जाती हैं। अगर विद्युत धारा का मान अत्यधिक है तो क्या होता है, शरीर भी जल जाता है और क्या होती है, अंततः व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये इसका प्रभाव है, विद्युत झटका का प्रभाव है। दुर्घटना क्या होती है, विद्युत झटका लगना, आग लग सकती है विद्युत धारा से, और उसका प्रभाव क्या हो सकती है, ये प्रभाव उसका हो सकती है श्वास रुकना, मूर्छा पड़ना, किसी अंग का जल जाना, मांस का जल जाना या मृत्यु हो जानी। ये इसके क्या है, प्रभाव है। ये निर्भर करता है विद्युत धारा पे। तो विद्युत झटका का प्रभाव हम लोगों ने देख लिया, सांस रुक सकती है, मूर्छा पड़ सकता है, किसी अंग में छाले पड़ सकते हैं, मांस जल सकता है और अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु भी हो सकती है। तो हम इसके उपाय हम पढ़ेंगे अभी। अगर किसी व्यक्ति को झटका लग जाए, छाले पड़ जाए या हृदय गति रुक जाए तो उससे हमें उपाय क्या करना चाहिए। अगर हमारे सामने किसी व्यक्ति की अगर इस प्रकार की झटका लगने से किसी प्रकार की अगर उसमें ये समस्या आती है तो हम इसके उपाय क्या करेंगे, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। आइए फिर इसका देख लेते हैं कारण। ये जो झटका लगता है, विद्युत झटका लगने का कारण क्या है। तो कारण क्या हो सकता है, दोषपूर्ण उपकरण, जो भी हम डिवाइसेस प्रयोग करते हैं उसमें क्या हो, दोष हो, कहीं शॉर्ट सर्किट हो या किसी प्रकार के उसमें वायरिंग की कोई गड़बड़ी हो, तो उसके कारण क्या हो सकती है, वो डिवाइस जल सकता है या हम उसके संपर्क में आए हमें झटका लग सकती है, करंट लग सकती है। तो कारण क्या होता है, दोषपूर्ण उपकरण, डिवाइसेस, क्षतिग्रस्त तार, अगर हम किसी तार का प्रयोग किए हों, अगर उसमें तार में कटा हुआ है या पुराना हो गया है, उसमें बीच बीच में दरारें पड़ गई हों, तो अगर वो तार या लीड अगर क्षतिग्रस्त है तो उसके कारण भी हमें करंट लग सकती है, झटका लग जाती है। अगर वायरिंग गलत तरीके से हुआ हो तो भी हमें क्या होती है, झटका लग जाती है, करंट लग सकता है। विद्युत उपकरण, जो भी हम डिवाइसेस प्रयोग करते हैं, तार प्रयोग करते हैं, अगर वो अगर पानी के संपर्क में आ गया हो तो भी उससे क्या हो सकती है, उसके संपर्क में आने से हमें झटका लग जाती है। तो ये हो गए उसके कारण। ये जो भी झटका लगती है, विद्युत करंट हमारे शरीर में प्रवाह होता है, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, ये सभी उसके कारण हो सकते हैं। तो दुर्घटना हमने देखा, दुर्घटना का प्रभाव देखा, और प्रभाव किस कारण ये दुर्घटना होती है उस कारण को हमने देख लिया। फिर हम देख लेते हैं सावधानियों में क्या बरतनी चाहिए। अगर हम विद्युत का प्रयोग करते हैं या इलेक्ट्रिकल कार्य करते हैं तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, अगर नमी हो, जहाँ कार्य किया जा रहा है, अगर वहाँ नमी है, बारिश में भीगी हुई है, किसी प्रकार की अगर नमी है, तो उस स्थिति में हमें कार्य करने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। पहली ये बात हो गई। दूसरी, विद्युत उपकरण जो भी हम प्रयोग करते हैं, किसी प्रकार के डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं, तो हमें उससे पहले जांच लेनी चाहिए। किसी प्रकार के वायर तार अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसका हमें पहले जांच लेना चाहिए, चेक करके ही उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर प्रयोग भी कर रहे हैं तो उसको प्रयोग करते समय हमें जो सुरक्षा उपकरण हैं उनका हमेशा प्रयोग करना चाहिए। जैसे हाथों में रबड़ के दस्ताने आते हैं, पैरों में कुचालक जो विद्युत के कुचालक होते हैं, उस प्रकार के जूते होते हैं। जो भी सुरक्षा उपकरण है उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अगर हम जहाँ कार्य कर रहे हैं तो अपने कार्यशाला में हमेशा अग्निशामक यंत्र रखा जाना अनिवार्य होता है, ताकि अगर किसी प्रकार की दुर्घटनाएं घटती हैं तो आग की स्थिति में क्या करें, हम अग्निशामक यंत्र से आग को बुझा सकते हैं। तो इन सभी सावधानियों को हमें बरतनी चाहिए। इन सावधानियों को ध्यान में रख के ही किसी विद्युत कार्य को करना चाहिए, या अगर विद्युत का प्रयोग भी कर रहे हो तो ये सब सावधानियों की जानकारी होनी चाहिए। तो हमने बात की विद्युत दुर्घटना क्यों घटती है, हमें विद्युत झटका क्यों लगते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लिया।
और शरीर के बारे में ये याद रखना, ये पॉइंट्स मैक्सिमम पूछे जाते हैं कि कितना तक शरीर में करंट का वहन हो सकता है, एब्जॉर्ब कर सकती है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। जलयानों में वायुयान हो गया, ट्रेन हो गए, इन सब में 110 वोल्ट डीसी। घरेलू उपकरण 220 वोल्ट पर प्रचालित होते हैं। विद्युत झटका का प्रभाव क्या होता है? सांस की रुकावट, मूर्छा आ जाना, हृदय गति रुक जाना, किसी अंग में छाले पड़ जाना, किसी अंग का जल जाना, मृत्यु भी हो जाती है, मृत्यु हो जाना। अगर उसका कारण क्या है, अगर विद्युत झटका लग रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है? ये सभी दोषी झटका का प्रभाव, उसका कारण, उसकी सावधानियां। अब हम बात करेंगे आग लगना। अगर विद्युत दुर्घटनाएं दो प्रकार की, एक विद्युत झटका, एक आग लगना। आग लग सकती है तो आग के बारे में पढ़ेंगे, आगे कितनी प्रकार की होती हैं और अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बात किया था विद्युत दुर्घटना, जिसमें हमने पहला बात किया था विद्युत झटका। विद्युत झटका में हमने बात किया था कि इसके क्या कारण होते हैं, विद्युत झटका के क्या कारण होते हैं। कारण हमने देख लिया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसका प्रभाव क्या होता है। तो प्रभाव हमने देखा था क्या होती है, श्वास गति रुक जाती है और उसके बाद छाले भी पड़ जाते हैं, हृदय गति रुक जाती है और अंततः व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो हम इसका उपाय जानते हैं। अगर कोई सी व्यक्ति का अगर दुर्घटना उसके साथ घट जाती है और उसको सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसे हम आर्टिफिशियल सांस कैसे देंगे। तो पहला हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगता है, शॉक लगता है, तो उसे हमें गिरने से बचाना चाहिए। उससे हमें कोशिश करना चाहिए कि उसे हमें चोट न लगे। इसलिए उसको अगर गिरने की स्थिति में उसको गिरने ना देना है, उसको सही से लेटाना है बढ़िया से। जिसके लिए हम तीन विधि को पढ़ेंगे कि किस स्थिति में, किस परिस्थिति में, अगर किस प्रकार का चोट लगे हैं, छाले लगे हैं, तो किन विधि का प्रयोग करेंगे। इसमें से पहला है शेफर विधि। अभी हम पढ़ेंगे इसको, इसमें क्या किया जाता है। फिर सिल्वेस्टर विधि और मुंह से मुंह में श्वास विधि। ये तीन विधियां हैं। अगर किसी के साथ दुर्घटना घट जाती है, करंट लग जाता है, शॉक लग जाता है, तो उस समय उसको आर्टिफिशियल अगर रेस्पिरेशन देना हो, कृत्रिम श्वास देना हो, तो हमें इन तीनों विधियों को इसमें से किसी एक को अपनाना चाहिए, जो उस समय उसके लिए सुविधाजनक और ठीक हो। जैसे शेफर विधि, इस विधि में अगर पीठ पे छाले पड़े हों, जब पीठ पर अगर करंट के माध्यम से, करंट के द्वारा अगर पीठ पे छाले पड़ जाते हैं, तो इस विधि को अपनाना चाहिए, शेफर विधि को। इस विधि में करते क्या हैं, तो उसके पीठ पे क्या होते हैं, छाले पड़े होते हैं, इसलिए उसको पेट के बल, छाती के बल क्या करते हैं, लेटा देते हैं। लेटाकर अपने उसके सिर जो होता है उसके तरफ अपना घुटना टेक दिया जाता है और उसके पेट पे जो पीठ होता है, पीठ पर छाले पड़े हैं इसलिए पेट के बल वो लेटा हुआ है, और पीठ के जो साइड होता है उससे हल्का हल्का पुश करना चाहिए नीचे तकिया रख के, जिससे उसको आसानी होती है सांस लेने में। इस विधि में यही पूछता है कि शेफर विधि में व्यक्ति को या जिसके साथ दुर्घटना घटी है उसको कैसे लेटाना चाहिए। ऑप्शन होते हैं पीठ के बल, पेट के बल और अन्य ऑप्शन होते हैं। तो हम ध्यान रखना है कि शेफर विधि में क्या करना है, पीठ पर छाले हैं इसलिए छाती के बल उसको लेटाया जाता है। दूसरा है सिल्वेस्टर विधि, इसमें विपरीत उल्टा होता है। अगर किसी व्यक्ति के छाती पर या पेट पे अगर शॉक लगा है, करंट लगा है, अगर उसे छाले पड़ गए हैं तो उसको पीठ के बल लेटा दिया जाता है और हल्का हल्का नीचे तकिया करके, और जो पेट का साइड में होता है वहां पे हल्का हल्का पुश करते हैं। ये 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार दोहराना चाहिए। शेफर विधि हो या सिल्वेस्टर विधि में, इस विधि में व्यक्ति को अगर शेफर विधि का प्रयोग करें, अगर पीठ पे छाले हैं तो पेट के बल लेटा देंगे और 12 से 15 बार उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, जिससे उसको सांस लेने में आसानी मिले। सिल्वेस्टर विधि में क्या करेंगे, पेट पर छाले हैं इसको पीठ के बल लेटा देते हैं और जो पेट के साइड से हल्का हल्का पुश करते हैं। वो भी ध्यान रखना है 1 मिनट में कितने, 12 से 15 बार, ये भी पूछता है। और सबसे उपयोगी और कारगर विधि होती है मुंह से मुंह में श्वास देना। इस विधि के माध्यम से अगर किसी प्रकार के उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है झटका के माध्यम से, अगर हृदय गति में समस्या आ गई हो,
उसमें क्या करना चाहिए, उसको पीठ के बल लेटा देना चाहिए, पीठ के बल लेटा के, और उसके मुंह के ऊपर पतली सी हल्की कोई कपड़ा रख के, महीन कपड़ा रख के, उसको क्या करना, नाक को दबा के मुंह में सांस भरा जाता है। उसके मुंह पे क्या करना चाहिए, पतला कोई कपड़ा रख के, जिसमें सूती वस्त्र हो तो और अच्छा रहेगा, उसके मुंह पे हल्का कपड़ा रख के, पतला कपड़ा रख के नाक को दबा दिया जाता है। नाक को दबा के मुंह से लगा के, मुंह से प्रेशर लगा के उसमें फूका जाता है, जिससे उसको अधिक मात्रा में वायु मिलती है और श्वास लेने में आसानी होती है। ये सबसे कारगर विधि माना जाता है। तो इसमें यही याद रखना है, जो मुंह से मुंह श्वास विधि है, ये सबसे कारगर और सरल विधि है। इसका प्रयोग मैक्सिमम होता है। और सिलोस्टर विधि में याद रखना है, इसमें पेट पे छाले होते हैं, छाती पे या पेट पे छाले होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, पीठ के बल लेटा देते हैं। इसमें याद रखना है, पीठ के बल लेटाया जाता है सिल्वेस्टर में, और सैफर विधि में पेट के बल लेटा दिया जाता है, जिससे वो क्या करें, सांस आसानी से ले सकें। ये 1 मिनट में 12 से 15 बार दोहराया जाता है। तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ लिए, विद्युत दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ा, उसके प्रभाव हम लोगों ने देखा, ये घटनाएं क्यों घटती हैं उसके कारण को जाना, और कारण के बाद सावधानियां हमने देखी, और सावधानियों के बाद अगर घटनाएं घट जाती हैं तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, तीनों विधियों को अपनानी चाहिए परिस्थिति अनुसार। तो हम लोगों ने बस आज इतना ही देखा। कल हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगर आग लग जाती है तो किस प्रकार के सावधानियां बरतनी चाहिए, और आगे कितने प्रकार की होती हैं, अगर आग विभिन्न प्रकार के हैं तो हर प्रकार के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो आज इतना ही, और इसके बाद बस केवल अग्नि बची है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी। आगे मिलते हैं। थैंक यू।